आज जनतन संवाद में आप सभी लोगों का स्वागत है और इस महत्वपूर्ण समय में जब 31 दिसंबर को पूरी दुनिया के 120 देश ग्लासगो ब्रिटेन में जमा होंगे और पर्यावरण में जो लगातार परेशानियां पैदा हो रही हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि पिछले साल 87 अरब डॉलर का नुकसान भारत को हुआ और उसके बावजूद क्या समझौता होने जा रहा है या क्या समस्याएं पैदा होंगी, इन पर चर्चा करने के लिए हम वरिष्ठ पर्यावरणविद दुनू राय जी को आमंत्रित कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वो इस सम्मेलन के बारे में बताएंगे और हम लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर भी कुछ अपनी राय देंगे। अच्छा, आप सबको धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इसके बारे में कुछ बात कर सकूं। मैं थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में इतिहास जो है इसके पीछे उसका ब्यौरा दूंगा, क्योंकि उस इतिहास में ही बदलाव हुआ है कि किस प्रकार से ये जलवायु परिवर्तन को विश्व स्तर पे इसका सामना किया जा सके। आप परिचित भी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं उसको सबको याद दिलाने के लिए उसको सामने रख रहा हूँ। तो 1992 में ये बातचीत रियो में शुरू हुई थी, यानी कि आज से करीब 30 साल पहले। और उस वक्त रियो में इसको बहुत गंभीरता से लिया गया था। ये यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग थी जिसमें एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि ये जलवायु परिवर्तन को कैसे समझा जाए और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उस वक्त ये बात सबने मंजूर किया, जितने भी वहाँ पे राष्ट्र अपने प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि इसको सामना करने की सबकी जिम्मेदारी है, सब लोगों की। लेकिन थोड़ा उन्होंने उसमें ये संशोधन किया कि है तो जिम्मेदारी सबकी, लेकिन वो बटा हुआ है अलग अलग तरीके से। यानी कि जिसने ज़्यादा प्रदूषण किया है उसको ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिसने कम प्रदूषण पैदा किया है उसको कम जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी कि एक प्रकार से जो अमीर देश थे उनको अधिक जिम्मेदार ठहराया गया, और जो गरीब थे या विकासशील, जिसको आजकल कहते हैं, विकासशील देश थे, ये समझ थी कि इनकी जिम्मेदारी कम है। तो ये समझौता करीब 10-15 साल तक मौजूद रहा और इसको सभी मानते रहे। और हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि सभी सरकार हर साल मिलते थे ये देखने के लिए कि कितना इसमें विकास हुआ, कितनी तरक्की हुई सामना करने में। तो 2015 तक लगभग ये समझौता लागू रहा। लेकिन पेरिस में जब फिर मुलाकात हुई 2015 में, 15 साल बाद लगभग, क्या उससे कम 13 साल बाद, तो अचानक ये तर्क सामने रखा गया कि हर एक की जिम्मेदारी तो है ही और अलग अलग जिम्मेदारी है, लेकिन वो इस प्रकार से समझी जाएगी कि हर देश को नेट जीरो पैदा करना पड़ेगा। नेट जीरो का मतलब है
कि जितना आप प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पैदा करते हैं, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं ना कहीं अपने ही देश में उसको दोबारा कैप्चर करना पड़ेगा, यानी कि उसको सोख लेना पड़ेगा। चाहे आप जंगल द्वारा सोखें, चाहे आप अलग अलग तकनीकी कायदे से उसको सोख लें। तो ये तय हुआ कि हर देश को नेट जीरो। आपकी आवाज बंद हो गई है। अच्छा, आवाज बंद हो गई बीच बीच में? नहीं, आ रही है नहीं, आवाज। आ रही आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है। आ रही कुछ है। है दिक्कत। जी ठीक है। कंटिन्यू तो कीजिए। हो सकता है कुछ सुनने वालों के नेट में दिक्कत हो। नहीं, तो आ खैर, रही है मैं कह रहा आवाज। था कि ये अचानक कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जिम्मेदारी से, यानी कि समान परंतु बटा हुआ जिम्मेदारी से ये बदल गया कि हर देश को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यानी कि जीरो इमिशन होना चाहिए। जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, उतना ही आपको वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने ही देश में किसी न किसी तरह से, किसी तकनीकी कवायद से उसको सोख लेना पड़ेगा। और कुछ साल बाद, यानी कि लगभग 3-4 साल बाद, ये नेट जीरो जो देश के लिए प्रस्तावित किया गया था, वो बदल करके पूरी दुनिया के लिए हो गया नेट जीरो। यानी कि उसमें अब ये तय हुआ कि जो कम प्रदूषण कर रहा है, उसका जो बचा हिस्सा है, उस बचे हिस्से को जो ज्यादा प्रदूषण कर रहा है वो उसको खरीद सकता है। तो यानी कि ये इसको एक बाजारू, एक प्रकार से मोल भाव के तरीके में बदल दिया गया। ये नहीं हुआ कि जो ज्यादा प्रदूषण कर रहा है वो अपने ही देश में उसको सोख ले, बल्कि ये हुआ कि कोई और देश अगर ज्यादा सोख रहा है या कम प्रदूषण कर रहा है तो उसके साथ हम सौदा कर लेंगे, और इसको कार्बन क्रेडिट के नाम से जाना गया कि हम ये कार्बन, जैसे पैसों की का सौदा होता है, उस तरह से कार्बन का भी सौदा एक देश दूसरे देश से कर सकता है। और इसका एक तरह से ये कहा गया कि देखिए ये कितना सहयोगी कदम उठाया जा रहा है कि अब एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग कर सकते हैं। और इसकी परिणति ये हुई कि जो कमजोर देश थे, जो विकासशील देश थे, वो अब इस उम्मीद में बैठे रहे कि जो विकसित देश हैं वो उनको धन और तकनीक देंगे उस सौदे के एवज में। यानी कि उनसे जब कार्बन क्रेडिट खरीदा जाएगा तो उसके एवज में वो धन भी देंगे और तकनीक भी देंगे, ताकि विकासशील देश इस प्रकार का विकास करें जिसमें वो नेट जीरो प्रदूषण हो। तो एक प्रकार से ये परिवर्तन हुआ कि अपनी जिम्मेदारी से ये जो अमीर विकसित देश थे वो बार बार कन्नी काटते रहे और उन्होंने बोझ विकसित से विकासशील देशों पे डालना शुरू कर दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 2018 में, जब यानी कि 3 साल पहले जब आईपीसीसी की रिपोर्ट निकली थी, ये इंटर गवर्नमेंट पैनल जो बना था, क्लाइमेट चेंज वैज्ञानिकों का पैनल बना था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर नज़र रखें, जलवायु परिवर्तन पे, तो उन्होंने कहा कि 2018 में कि हर देश को 7.5% सालाना घटाना पड़ेगा अपना प्रदूषण, तभी जाके
2030 में आधा प्रदूषण घटेगा और तभी जाके जो जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान बढ़ने की संभावना है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रह सकती है। ये अभी 3 साल पहले कहा था, लेकिन ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये तो अभी भी सवाल खुला है, क्योंकि अभी यूएन की तरफ से ये बयान आया है कि 50% की बात तो छोड़िए, 2030 तक यानी कि और 9 साल बचे हैं, 2030 तक 50% की बात तो छोड़िए, वो 12% तक भी कम नहीं होगा। अगर सभी देश जिस प्रकार से वो कम कर रहे हैं अपने अपने देशों में, अगर उतना भी कम कर दें जो उन्होंने वादा किया है, तो भी 12% ही कम होगा, यानी कि ये तापमान बढ़ने ही वाला है। तो 2018 में जो बात आईपीसीसी ने छेड़ी थी, वो 2019 में मद्रिद में जब ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें इतनी बहस हुई कि कोई उसके ऊपर समझौता बन ही नहीं पाया। वो झगड़ते रहे और अमीर देश अपनी बात से टल नहीं रहे थे, वो और गरीब देश अपनी बात को वहाँ पे स्थापित नहीं कर पाए। अब 2019 के बाद जो कोविड फैला है महामारी, उसका पूरा फायदा अमीर देशों ने उठाया है। क्यों? क्योंकि 2020 में भी सम्मेलन नहीं हो पाई, 2021 में भी जो सम्मेलन होने वाली थी मई जून में, वो भी नहीं हो पाई। केवल ये जूम पे कुछ देशों की मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ अनौपचारिक नोट तैयार किया जो किसी देश के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। और अभी जो ग्लासगो में बैठक होने वाली है, उसमें भी इन्होंने कोविड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अमीर देशों ने WTO का जो कहना था कि वैक्सीन के आदान प्रदान पे जो नियम कानून है उनको ताक पे रख दिया जाए, ये पेटेंट के बारे में जो नियम कानून है उनको ताक पे रख दिया जाए, ताकि ये जानकारी, तकनीकी जानकारी सभी देश एक दूसरे के साथ साझा कर सकें और पूरी दुनिया में कोविड महामारी के खिलाफ जो एक प्रयास चल रहा है वो और मजबूत हो सके। तो अमीर देशों ने इसको माना नहीं और वो वैक्सीन के आदान प्रदान पे उन्होंने रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से ग्लासगो में जो बैठक होने वाली है उसमें कई देश शामिल नहीं हो पाए, खास तौर से जो गरीब देश हैं वो तो और शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनको या तो बीमारी की वजह से वहाँ पे आने नहीं दिया जाएगा, या ऐसे तौर तरीके लगाए जाएंगे कि आने के पहले आपको 20 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और जाने के बाद आपको फिर 20 दिन अपने देश में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा जूम मीटिंग में इन्होंने दिया है, एक अनुमति दी है कि गरीब देश जो आ नहीं सकते हैं जूम द्वारा उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे गरीब देश हैं वो, जैसे कि हम आज के सम्मेलन में भी देख रहे हैं, वो जूम द्वारा जुड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पास नेट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है। तो अभी जो ग्लासगो में बैठक होने वाली है उसमें भी अमीर देश अपनी ही बात कहेंगे और शायद उसको चुनौती देने के लिए कोई इतना ताकतवर देश या देशों का समूह नहीं बन पाएगा। अब इसके आगे चल के मैं ये दूसरा पक्ष, दूसरी बात को सामने रखना चाहता हूँ कि इस इतिहास में से जो निकल रहा है सौदेबाजी का, कि किस प्रकार से कार्बन क्रेडिट को लेके ये सारा सौदा चल रहा है कि अमीर देश कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं
और उनका जो प्रदूषण है उसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। गरीब देश जो कि पहले से ही कम प्रदूषण कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत धन मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत तकनीक भी मिल जाएगी। तो ये जो सौदा है इसमें भी इन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए। 2009 में जो अमीर देशों जो समझौता हुआ था 2009 में, उसमें गरीब ये अमीर देशों ने वादा किया था कि हर साल अगले 11 साल तक हर साल वो $100 बिलियन धन में देंगे, ये कार्बन क्रेडिट के एवज लोगों को, अन्य देशों को, ताकि या अगर इसमें भी न दे, कार्बन क्रेडिट पे भी न दे, तो अनुदान के रूप में देंगे $100 बिलियन सालाना। यानी कि 11 साल में करीब $1100 बिलियन पूरे दुनिया में ये दे पाएंगे। यानी कि इस साल तक 1100 करीब बिलियन डॉलर वितरित होगा। लेकिन अगर अभी देखें तो अभी तक वो $100 बिलियन आज तक नहीं दिया। जो अमीर देश हैं उनका ही आंकड़ा है कि लगभग $80 बिलियन इन्होंने दिया है, और वो भी पिछले साल, उससे के पहले और कम दे रहे। जबकि ऑक्सफैम का कहना है कि $80 बिलियन क्या, इन्होंने $20 बिलियन भी नहीं दिया। तो 100 का वादा था, 80 का इन्होंने अभी कहा है। लेकिन जो ऑक्सफैम है, जो कि गैर सरकारी संगठन है, उनका कहना है कि $20 बिलियन ही दिया है, और वो भी अनुदान में नहीं दिया। वो भी अधिकतर 80% इन्होंने कर्जे के हिसाब से दिया है, कर्जा दिया है, उससे भी मुनाफा कमाना चाहते हैं। और अब तो यूएन भी खुद कह रही है कि $100 बिलियन से काम नहीं चलेगा, करीब $300 बिलियन सालाना देना पड़ेगा, यानी कि 3 गुना। और यूएनएफसी जो फ्रेमवर्क वाले हैं तकनीकी रूप से, वो कह रहे हैं कि $6000 बिलियन आपको 2030 तक देना पड़ेगा, यानी कि इन 10 सालों में $6000 बिलियन। तो ये संख्या बढ़ती जा रही है, वायदे कम होते जा रहे हैं, और जो भी वादा ये कर रहे हैं वो उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो एक तो ये जो पैसा आने वाला था हर देश को या गरीब देशों को, कि वो अपने अपने देशों में प्रदूषण को किसी तरह से कम करें, उसको मात्रा को कम करें। उसके साथ एक दूसरे खर्च की बात भी हो रही थी। वो दूसरा था कि जो इतने सालों से अमीर देशों ने नुकसान पहुंचाया पूरी दुनिया में, उस नुकसान की भी भरपाई होनी चाहिए। तो ये $100 बिलियन प्रति वर्ष के अलावा एक और था कि डैमेज, आपने नुकसान जो किया है उसके लिए आप कैसे भरपाई करेंगे। और उसमें एक आंकड़ा निकला था कि सालाना वो करीब 300 से $600 बिलियन हो सकता है। तो जहाँ $100 बिलियन दे रहे थे कि आप अपना प्रदूषण और कम करें, अब उसकी जगह पे 300 से $6 बिलियन बात हो रही है नुकसान की। इसका ये अमीर देश आज तक इसके बारे में या तो बात नहीं करते हैं, या अगर बाकी देश कहते हैं कि इसके लिए कोई एक संयंत्र बनाया जाए, कोई संस्था बनाई जाए जो कि इसकी निगरानी करे, तो वो भी ये करने नहीं देते हैं। कि हर या कभी ना कभी आपको तो हिसाब करना ही पड़ेगा कि कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कितना लोगों ने कम किया है, कितना प्रदूषण कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, 20 सालों में कितना वो कम हुआ है। इसका जो एक हिसाब है उसको ग्लोबल स्टॉक टेकिंग कहते हैं। ये भी
यूएन को करना है, यूएनएफसीसी को वैश्विक हिसाब, ये हिसाब अब ग्लासगो के बाद शुरू होगा। यानी कि ग्लासगो के पहले इसके लिए कोई आंकड़ा नहीं। जब ये सम्मेलन समाप्त हो जाएगा उसके बाद ये हिसाब होगा, और उस हिसाब को करने में भी करीब लगभग 2 साल लगेंगे। तो 2023 को ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है और अमीर देशों को इसके कितनी भरपाई करनी चाहिए। तो एक प्रकार से ये आंकड़े भी हमारे साथ नहीं है। अब इसमें जो राजनीति चल रही है वो राजनीति भी अजीबोगरीब है। और वो ये तीसरा पॉइंट है मेरा कि ये राजनीति क्या है, किस प्रकार से ये राजनीति चल रही है। इस राजनीति की एक झलक तो आप पहले ही देख चुके हैं कि 2018 से ये अमीर देश जितने भी वैश्विक सम्मेलन होते हैं उसमें गरीब देशों को बोलने नहीं देते। 2015 से हो रहा है वैसे, लेकिन 2018 से ये ज्यादा जोरदार हो गया, असरदार हो गया है। और उसमें कोविड का भी पूरा फायदा उठाया है कि अमीर देश आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, अपनी मन की ठान लेते हैं और गरीब देशों को बोलने नहीं देते। और बीच के जो देश हैं जैसे कि भारत, कुछ हद तक भारत को भी वो ये साम दाम दंड भेद के कूटनीति से उन्होंने भारत सरकार को भी अपनी तरफ कर लिया है। उसकी कुछ इस प्रकार के आंकड़े हैं या तथ्य हैं कि अभी तक भारत सरकार ने वैसे ये जो नेट जीरो, भारत सरकार अभी भी कह रही है कि हम नेट जीरो पे नहीं मंजूरी देंगे। हम अभी भी वो जो बात पहले हुई थी 1992 में कि सबकी जिम्मेदारी है लेकिन अमीर देशों की ज्यादा जिम्मेदारी है, हम अभी भी उसको मानते हैं। और उसके तहत नेट जीरो अगर किसी को करना है तो पहले अमीर देश उस नेट जीरो को करें, उसके बाद हम बताएंगे कि हम अपना नेट जीरो कब करेंगे। लेकिन इसको कहने के साथ साथ इन्होंने ये जो सौदा है कार्बन क्रेडिट का और बाजारू व्यवहार का, उसको मंजूरी दे। वो उन्होंने कहा है कि हम भी खरीदे फरोख्त करेंगे, आप भी करिए फरोख्त कीजिए। तो हमारे जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पे कम प्रदूषण हो रहा है वहाँ पे हम कार्बन क्रेडिट बेचेंगे और उससे हमारे पास धन आएगा, उस धन से फिर हम विकास करेंगे। और इसके लिए वो इन्होंने कुछ तकनीकी एक प्रकार से लॉलीपॉप जिसको मैं कहता हूँ मिठाई भी बांट रहे हैं। एक तो ये कहते हैं कि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और भारत की तरफ से एक प्रस्ताव आया है जिसको वो OWOS कहते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओवोग ओसवोग के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है कि एक सूर्य है, एक दुनिया है, तो एक सौर ऊर्जा की एक ग्रिड होनी चाहिए पूरे विश्व में। उसका एक नेट होना चाहिए जहाँ पे जो ज्यादा पैदा कर रहा है वो जिसके पास कम है वो उसको सौर ऊर्जा दे, और उस हिसाब से काफी विकास कर रहा है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। और अभी तक सौर ऊर्जा और वायु से भारत ने अपने पूरे ऊर्जा में करीब 26% यानी कि एक चौथाई अभी सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा से पैदा कर लिया है। और एक टारगेट है इनका कि हम इसको 40% तक ले जाएंगे। तो 40% तक ले जाएंगे मतलब वो इस ग्रिड के द्वारा
ये भी कोशिश करेंगे कि हम इसको वैश्विक स्तर पे बेच सकें। लेकिन सौर ऊर्जा की जो बात बार हो रही है, वो सूरज से हमने पैनल लगा दिया और बिजली आ गई, लेकिन उसमें तीन चीजों को गैर अंदाज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। और पहला तो है कि इन पैनल को लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होगी, और बहुत बड़े पैमाने पे जमीन की आवश्यकता होगी। बिना उस जमीन के ये पैनल लग नहीं सकते हैं। दूसरी बात है, ये जमीन कहाँ लगेगी? वहीं पे जहाँ पे समतल भूमि है, और जो एक दक्षिण भारत में ये ज्यादा लगेगी। पठार पे नहीं लग सकती, पहाड़ों में नहीं लग सकती। ये ज्यादातर जहाँ पे समतल भूमि है, जहाँ पे नदी घाटियां हैं, वहीं पे लगेगी, जहाँ पे पहले से ही कृषि भूमि है। तो वहां पे बड़े पैमाने पे भूमि अर्जन होगा इन पैनल को लगाने के लिए। वायु ऊर्जा का भी लगभग वही हाल है। दूसरी बात है कि सौर ऊर्जा तो कम है, यानी कि भट्टी में कोयला जला के जितना आप तापमान बढ़ा सकते हैं इस्पात को या लौह अयस्क को पिघलाने के लिए, वो सौर ऊर्जा नहीं कर पाई। उसमें उतनी ताकत नहीं। या तो बहुत बड़ा संयंत्र हो सौर ऊर्जा का, फिर वो और ज्यादा जमीन ले लेगी, अन्यथा भट्टी आप चला नहीं सकते इससे। और इंडस्ट्री जो लगभग बिजली का खपत इंडस्ट्री में जाती है, उद्योगों में जाती है, उसमें दो मुख्य उद्योग जो सबसे ज्यादा बिजली खर्च करते हैं या ऊर्जा खर्च करते हैं, आप कहिए, सिर्फ बिजली नहीं, जो कोयले से ऊर्जा आता है, वो एक तो इस्पात कारखाने हैं और दूसरा है सीमेंट कारखाने। और इनको बिना उस इंटेंस, यानी कि बहुत ही अधिक तापमान वाली ऊर्जा न मिले तो ये काम नहीं करेंगे। तो सारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बाकी जितना भी छोटे बड़े उद्योग हैं, वो इन दो उद्योगों के ऊपर निर्भर हैं। तो एक प्रकार से अर्थतंत्र की ये एक बुनियाद है, ये दोनों उद्योग। और तीसरी बात है कि सौर ऊर्जा को पाने के लिए और स्टोर करने के लिए धातुओं की जरूरत होती है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो माइक्रोचिप हो, चाहे वो पैनल में जो सिलिकॉन लेयर हो। ये सारी चीजें जो हैं, ये बिना खदान के ये पैदा नहीं होंगी। यानी कि खदानों की भी फिर जितना कोयला आप कोयले खदान से निकाल रहे हैं, तब आप उनको आपको उतना धातु के खदानों से निकालना पड़ेगा। और ये ज्यादातर धातु के खदान या जंगलों में, आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में हैं। तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे भी भू अर्जन होगा। तो ये भारत सरकार का प्रस्ताव रखा है इन्होंने, जो अभी शायद ग्लासगो में इसी की बात करेंगे। और उसके साथ साथ एक जो ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि अब हिंदुस्तान का हक है कि हिंदुस्तान विकास करे, और बिना ऊर्जा के ये विकास नहीं हो सकता। हम विकासशील देश हैं, गरीब देश नहीं है, हम विकासशील देश हैं, और इसलिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत है। तो इसलिए हम ऊर्जा तो पैदा करेंगे, और जो हमारे पास बैलेंस है, हमारे पास जो कार्बन है, जो हमने अभी तक प्रदूषण में फैलाया नहीं है, उसका इस्तेमाल हम विकास के लिए करेंगे। तो ये मेरा आखिरी पॉइंट है कि ये विकास का मतलब क्या होता है, ये विकास किस प्रकार से होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसके लिए इतने ऊर्जा की क्या आवश्यकता है,
तो अगर हम देखें 1980 तक, यानी कि भारत के लगभग 3 दशक के विकास हो चुका था। उन 3 दशकों में जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो करीब 2.5 गुना बढ़ गया, 2.5 गुना। और उसकी वजह से गरीबी 70% से उतर करके 40% हो गई थी। तो हम मान सकते हैं कि अगर उसी तरीके से विकास होता, उस वक्त के विकास, सन 80 तक के विकास, तो हम लोग हो सकता है अभी तक गरीबी को दूर कर पाए होते। ये जो और 3 दशक गुजर गए हैं, या 4 दशक आप कहिए गुजर गए हैं 1980 से। लेकिन 1980 के बाद ये देखा जाए कि अचानक ये खेती के ऊपर जो निर्भर एक प्रकार से देश था, यानी कि 40% जीडीपी खेती से आ रही थी, वो घटना घट गई और गिर गई। और अब तो जीडीपी जो खेती से अभी है वो तो कहते हैं 10% से भी कम है। और सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ती गई। और 1990 के बाद तो उद्योग से भी ज्यादा उसका हिस्सा बढ़ गया है जीडीपी में। तो ये एक प्रकार से ये बताता है कि हम 1980 के बाद विकास की कल्पना कैसे पलटी, कि खेती से उत्पादन न करके हम ज्यादा अब सेवा क्षेत्र में और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में निर्भर हैं, जिसमें से 80% 90% जीडीपी अभी आ रहा है।